हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसके अंदर लगभग हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया है। डार्विनिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। डार्विन के इवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया था हमने। हेरिडिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, और इवोल्यूशन के अंदर जो सब इवोल्यूशन का जो पेज है जो देने वाले हैं व्यक्ति डार्विन, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम उनके जो थ्योरीज थी उन थ्योरीज के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि क्या थ्योरी दिया है उन्होंने, और उन थ्योरीज के अंदर उन्होंने क्या बातें बताई हैं, उन सभी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और साथ ही आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं या हमसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड हो या फिर आपके स्टडी से रिलेटेड हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज की क्लास में बेसिकली हम इवोल्यूशन से जुड़े थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके जो देने वाले हैं वो कौन है? डार्विनिज्म, यानी कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसका अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने बात की थी कि इवोल्यूशन क्या है, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि वो चीज़ों देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप समझने बैठते हैं तो अगर उसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर सीखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी टॉपिक पे जाते हो तो उसके बारे में समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये जो डार्विनिज्म की थ्योरी है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे बेसिकली इसको भी देखने से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर हम बात करें डार्विनिज्म थ्योरी के बारे में, तो ये डार्विनिज्म थ्योरी जो है, इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी कहते हैं। तो डार्विनिज्म थ्योरी इसलिए कहा गया इसको क्योंकि ये डार्विन साहब के द्वारा दिया गया था, जिनका पूरा नाम क्या था मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इनका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये यूके के थे, और इनको ऐसे इंग्लैंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे, जो इनका पूरा हिस्ट्री हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इन्होंने 5 सालों तक समुद्री यात्रा की थी, और उस समुद्री यात्रा के दौरान इन्होंने कई प्रकार के विभिन्न जीवों को देखा, और विभिन्न जीवों को देखने के बाद इनको फिर समझ में आना शुरू हुआ। इन्होंने फिर उस थ्योरी पे काम किया कि आखिर कैसे जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे होगी। इतने सारे वेरिएशन ऑफ जीव जो हैं लाइफ के अंदर, इतने वेरिएशंस जो हैं इतने जीवों के, वो कैसे आए, और उस पर इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने माल्थस की बुक जो थी उसको रीड किया था, और उनकी थ्योरीज को पढ़ने के बाद, माल्थस की थ्योरी को पढ़ने के बाद इन्होंने एक बुक का निर्माण किया जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर इन्होंने थ्योरीज बताई, किस तरीके से जीवन की शुरुआत हुई उसकी चर्चा की है, और इन आपने जो थ्योरीज दी हैं उन्होंने उसकी थ्योरीज की चर्चा की उस पूरे बुक के अंदर। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1882 के अंदर। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या दिया है इन्होंने। तो डार्विन जो इवोल्यूशन के अंदर इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जो होता है, यानी कि जैविक जो क्रमिक विकास है, ये जो होता है ये किसके कारण होता है? पहली बात तो कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या चीज़ है? इनका कहना था कि जीवों में प्रकृति चुनती है कि किसको वो सरवाइव करने देगी, किसको नहीं देगी। जैसे मान लीजिए कि एक जंगल है, उस जंगल के अंदर थोड़े से चीते हैं, थोड़े से भालू हैं, बंदर हैं, सब कुछ है। आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर बकरियों के अंदर दौड़ने की शक्ति जो है हिरन से कम होगी, तो उनका शिकार, अगर बात की जाए कि शिकार करने की, तो लेपर्ड है या लॉयन है, वो किसकी शिकार जल्दी कर लेंगे?
बकरियों की या फिर हिरन की? किसका शिकार होगा जल्दी? बिकॉज ऑफ बकरियों के अंदर दौड़ने की शक्ति कम है, तो हिरन के पास जैसे ही उसको पकड़ने जाएगा वो भाग जाएगा, है ना। और बकरी जो है वो शेरों चीतों का शिकार बन जाएगी। तो नेचर ये सेलेक्ट करती है कि किसको जीवित रहने देना है, किसको नहीं जीवित रहने देना है। अगर आपके अंदर जीवित रहना है, आपको जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए आपको इस नेचर से लड़ना पड़ेगा, है ना। इस नेचर में सरवाइव करने के लिए सीखना पड़ेगा। चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। कहा भी जाता है कि चैलेंजेस मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। चैलेंज ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब तक आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, तो उन कठिनाइयों से लड़ने की जो शक्ति है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब जीवन में संघर्ष नहीं होगा। आप किसी का भी आप उठा के देख सकते हो, चाहे आप मुकेश अंबानी की बात कर लें, आप रतन टाटा की बात कर लें, आप सचिन तेंदुलकर की लाइफ उठा के देख लें, धीरू भाई अंबानी की लाइफ उठा के देख लें, आप किसी भी जो बड़े बड़े जो दिग्गज, नरेंद्र भाई मोदी की बात कर लें, किसी की भी बात करें अगर आप, तो आप देखेंगे कि विदाउट स्ट्रगल कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। जो स्ट्रगल कर रहा है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो लाइफ है, उतार चढ़ाव आएंगे। आपकी लाइफ के अंदर भी इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। डरना नहीं है, बस अपने जो गोल हैं उस पर फोकस करके आगे बढ़ना है। तो खैर ये सब जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डार्विन की थ्योरी, और डार्विन की थ्योरी में मैं बस वही बता रही थी कि नेचर के साथ अगर आपको सरवाइव करना है, आपको अगर अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो ज़िंदगी जीने के लिए आपको क्या करना होगा? इस नेचर से लड़ना होगा, इसके चैलेंजेस को आपको अपनाना होगा, और इन चैलेंजेस में अगर आप खरे उतरते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से हमने बात की कि वहाँ पे बकरियों की जो जनसंख्या होगी धीरे धीरे कमते चली जाएगी, और हिरन जो है वो कभी कभी शिकार में आएंगे, है कि नहीं। तो बकरियों के अंदर ऐसा क्या हो जाए कि वो अपने आप को बचाना शुरू कर दें, तो वो क्या करेंगी? अपने अंदर भागने की क्षमता बढ़ाएगी, या फिर शेर से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी। दो काम में एक ही कर सकती है, या तो वो सामने वाले से स्ट्रांग बन के अपनी जान को बचा सकती है, या फिर वो अपने आप को उससे दूर भगा के अपने आप को बचा सकती है ना। तो वो क्या करती है? उसके लिए वो स्ट्रगल करती है कि कैसे करें कैसे करें, और जब वो स्ट्रगल करते करते उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उन चेंजेस को ही हम वेरिएशंस कहते हैं। देखिए कैसे हम इसको बारी बारी से समझेंगे। तो ये नेचुरल सिलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर किस तरीके से सिलेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक परिवेश है, इस परिवेश में कुछ आपका जो बुक के अंदर दिया गया वो बीटल्स के उदाहरण दे गए हैं। बीटल्स के अंदर क्या दिखाया गया कि कुछ एक मतलब सारे के सारे येलो कलर के जो बीटल्स थे, है ना, येलो बीटल्स थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाया। येलो बीटल्स येलो बीटल्स येलो बीटल्स जो भी थे, केवल येलो बीटल्स थे, और कोई कलर का बीटल्स नहीं था पहले दुनिया में। जो शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, केवल येलो बीटल्स भरे हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि येलो बीटल्स जैसे ही ग्रीन कलर के पत्तों पर ये चल रहे होते थे, तो दूर से देखने वाली पक्षी की नज़र पड़ जाते थे उस पर। अब ग्रीन कलर का पत्ता है, उस पर अगर पीला रंग का उस पर कीड़ा चलेगा तो नॉर्मल सी बात है, दूर से ही दिखाई दे देगा, है ना। हरे रंग का कपड़े पे अगर पीला रंग का दाग लग जाए तो वो दूर से दिखाई देता है या नहीं देता? देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या हुआ कि येलो बीटल्स जो थे वो घूम रहे थे पूरी दुनिया में, बस यही थे। लेकिन जब नजर पड़ने लगी चिड़ियों ने क्या किया? इसको खाना स्टार्ट कर दिया, इसको खाना स्टार्ट कर दिया। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चूंकि ये ग्रीन कलर में रह रहे थे, गलती से एक जो बीटल्स था वो ग्रीन कलर का बीटल बन गया। गलती से ये एडेप्टेशन किया इस माहौल में रह के, इन्वायरमेंट से। उसके अंदर जैसे आपने देखा है ना कि आपने देखा होगा जो गांव देहात में रहने वाले लड़के बच्चे होते हैं, वो कितना भी भाई मेकअप शेकअप कर लें, वो वाला ग्लो नहीं ला सकते जो एसी में रहने वाले जो लोग हैं उसके चेहरे पे जो ग्लो आता है वो नहीं कंजर्व कर सकते। बिकॉज क्योंकि इन्वायरमेंट उसको वैसा नहीं मिल रहा है। बाहर में क्या धूल धुलकन, पॉल्यूशन, सन के जो मतलब
SPF का जो पूरा क्रश है उसकी वजह से उसके स्किन जो है वो ग्लो नहीं पा पाएगा। जो शुरू से ही रह रहा है एक टाइल्स वाले रूम में, वहाँ पे पूरा AC चल रहा है, उसको कभी बाहर से कोई मतलब नहीं, सन का धूप से उसको कोई मतलब नहीं, उसके चेहरे का ग्लो आपको अलग मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। तो जैसे ही इसको इन्वायरमेंट मिलता है ग्रीन 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 ग्रीन, तो ये बिटल्स क्या करती है कि भाई देख रहा है कि पूरा का पूरा, मतलब अगर हम अपने अंदर कुछ बदलाव कर लें, अगर इस ग्रीन पत्तों को खाते खाते उसका कलर ग्रीन हो गया, तब क्या होगा? अब एक बात बताओ कि ग्रीन कलर का कपड़ा आपने पहन रखा है, उसमें ग्रीन कलर का ही अगर कलर लग जाए तो क्या पता चलेगा? वो नहीं पता चलेगा। और जब पता ही नहीं चलेगा तो बाहर से जो चिड़िया आके इस बिटल्स को खा रही थी वो खा पाएगी? नहीं खा पाएगी। तो बस वही बात है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसको, ये पीले वाले को तो आराम से खा ली, ये पीले वाला को आराम से खा ली, लेकिन ये पीला वाला बच गया। अब ऐसा थोड़ी जरूरी है कि केवल इस पेड़ पे एक बचा, अगले पेड़ पे एक और बच गया। तो अगली बार जब इनका रिप्रोडक्शन होगा तो ये पीले वाले ही पैदा करेंगे। लेकिन ये जो ग्रीन वाला हुआ, ये क्या करेगा? ये पीले वाले से जब रिप्रोडक्शन किया, कर तो सकता ही भाई, ये भी बिटल्स है, ये भी बिटल्स है। तो रिप्रोडक्शन होने के बाद कुछ जीव जो बनेंगे, कुछ इसके जो बनेंगे, कुछ बच्चे होंगे ग्रीन होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो येलो होंगे, है ना। तो जो ग्रीन वाला फिर ग्रीन वाले से रिप्रोडक्शन करता गया और उसकी जनसंख्या फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। तो वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से नेचर सेलेक्ट करता है कि आपको कब बढ़ना है, कब घटना है। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा होगा कि येलो वाले की जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ग्रीन वाले की जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। फिर कुछ वेरिएशंस हो जाएगा। अब ग्रीन वाला जो है उसको पेड़ में छुप के रहने वाले जो हैं वो खा जाएंगे। अब इस तरीके से वेरिएशंस होते जाते हैं, कुछ ना कुछ एडेप्टेशन जो लोग हैं वो करते जा रहे हैं। एडेप्टेशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, फिर इवोल्यूशन हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद जब हम उसमें ढल गए तो हमारे अंदर हो गया वेरिएशन। और वेरिएशंस जब लगातार हमारे अगली पीढ़ी यानी कि जनरेशन बाई जनरेशन अगर वो गुण बरकरार है, तब वो क्या कहला जाएगा? इवोल्यूशन कहला जाएगा। क्लियर? तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, समझ में आ गया। अब बात आती है ब्रांच डिसेंट। अब ये क्या चीज़ है? ब्रांच डिसेंट ये कहता है कि आज जितने भी प्राणी आपको आसपास दिख रहे हैं, है ना, आज जितने भी कॉम्प्लेक्स प्राणी दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े जीव दिख रहे हैं, हाथी, जिराफ, मनुष्य, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये जितनी भी चीज़ें आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक व्हेल भी, है ना, ये सारे जीव जो हैं वो किसी न किसी छोटे जीव से बने। ये थ्योरी जो है, ब्रांच डिसेंट जो थ्योरी कहती है, इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इस दुनिया के अंदर, ये हरी भरी दुनिया जो दिख रही है आपको, बरगद का पेड़ है वो भी किसी न किसी छोटे से पौधे से बना है। इस थ्योरी में यही कहा गया। अब जैसे भाई ह्यूमन बने तो आपने पढ़ा ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, है ना, बंदरों से हमारा निर्माण हुआ, बंदर भी किन्हीं न किन्हीं से बने होंगे, वो भी किन्हीं न किन्हीं से बने होंगे। और इस तरीके से कहा गया कि हमारी जो स्पीसीज की जो सबसे, अगर हम बात करें जड़ की, तो जड़ सबका एक है। वहाँ से फिर ब्रांचेज बढ़ते गए और नए नए जीवों की इतनी सारी वेरिएशंस हमारी दुनिया में देखी जा रही है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए कैसे होता है। यहाँ पे सिंपली बात वही समझाई गई है कि द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि आज जो जटिल ऑर्गेनिज्म की दुनिया आप देख रहे हैं, हैव ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द अर्लियर सिंपल फॉर्म्स। ये कहाँ से बनी है? ऑर्गेनाइज्ड हुई है। ये जो शुरुआत के सिंपल फॉर्म्स थे वहीं से आज ये कॉम्प्लेक्स दुनिया आपको नजर आ रही है। ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। और ये हुआ कैसे? ये हुआ है धीरे धीरे चीज़ों में आने वाले चेंजेस के कारण, वेरिएशंस के कारण, है ना। चीज़ों में वेरिएशंस क्यों आई? भाई एटमॉस्फेयर की मांग थी, इन्वायरमेंट की मांग थी, नेचर का मांग था, और मांग के अनुसार उसमें इवोल्यूशन होता चला गया, उसमें परिवर्तन आते चले गए, जिसका यूज़, अब जैसे इंसानों के अंदर पूंछ खत्म हो गई, बंदरों के अंदर पूंछ थी, हमारे अंदर पूंछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ज़रूरत ख़त्म हो गया। वहाँ पे हम पूंछ का क्यों यूज़ कर रहे थे? अपने कुछ काम के लिए, है ना।
लटकने के लिए, इधर उधर पेड़ों पे जब रहते थे तो लटकने के लिए, अब उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो क्या होता जा रहा है, इवोल्यूट होते चला जा रहा है, और आने वाली जनरेशन है उसके अंदर भी वो चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही हैं। तो वेरिएशंस हो गया, इवोल्यूशन हो गया। तो इसी तरीके से कहा गया कि इसमें इस जो ब्रांच डिसेंट के जो थ्योरी है, इस थ्योरी में यही कहा गया कि जड़ भाई सबका एक ही है। ये जो सेल बने थे ना, सभी के अंदर सेल है, चाहे वो एमीबा हो तब भी उसके अंदर भी सेल पाया जा रहा है, चाहे वो बड़ा सा हाथी भी आएगा उसके अंदर भी एनिमल सेल ही पाया जा रहा है। तो ये प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं सबकी जड़ें एक हैं, और सबकी जड़ों के बाद ये पूरा ब्रांच्ड है, जो कि इसमें इस ब्रांच में गए तो नए नए पेड़ पौधे, मतलब इस ब्रांच के अंदर गए तो नए नए तरह के जीव बन गए, इस वाले ब्रांच में गए तो कुछ और नई शाखाएं निकल गई, इस वाले ब्रांच में गए तो कुछ और नई शाखाएं निकल गई, इधर से गए तो कुछ और शाखाएं निकल गई, और इस तरीके से दुनिया में बहुत सारे जीवों का निर्माण हो गया। अब देखिए कैसे हुआ है, हम थोड़ा सा समझाने की इसको कोशिश करते हैं, आपको शायद समझ में आ जाए। कोशिश तो हमारी होगी कि पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक सबसे छोटा सा लिया है डॉग। अब डॉग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत तरह की प्रजातियां होती हैं, है ना। डॉग में भी कुत्ता क्या एक ही तरह का होता है? नहीं, आप देखेंगे एक आर्मी के पास अलग कुत्ता, भाई मेरे को तो पता नहीं है कि कौन कौन से डॉग्स होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते मतलब उनकी स्पेसीज जो है ना वो अलग अलग होती है, उसकी जीनस अलग अलग होती हैं। तो ये डॉग्स जो हैं ये आपको थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं गॉड से भी मिलते हैं, बकरियों से मिलते हैं कि नहीं मिलते? इन बकरियों का आकार खच्चरों से मिलता है कि नहीं मिलता है ना। और इन खच्चरों का आकार जो है वो गधों से मिलता है कि नहीं मिलता है। ये गधे जो हैं वो जेब्रा टाइप दिखते हैं। थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इन सभी जीवों का अगर पिक्चर में देखा है तो आप इनकी पिक्चर्स को अगर रिलेट करके देखेंगे तो लगभग सब एक दूसरे की तरह दिखते हैं, है ना। और ये जेब्रा जो है वो हॉर्स की तरह भी दिखता है, बिल्कुल, है कि नहीं। और ये हॉर्स जो है वो जिराफ की तरह दिखाई देते हैं। थोड़े थोड़े अंतर सबके अंदर हो गए। अब भाई जेब्रा और डंकी ये दोनों तो लगभग सेम जैसे दिखते हैं, है कि नहीं, दोनों लगभग सेम दिखते हैं। अब ये सेम क्यों दिख रहा है? तो अगर हम इस क्रम को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको डॉग, गॉट, एस, डंकी, जेब्रा, जिस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे डॉग एक छोटा सा होता है, उसके अंदर बाल होते हैं वगैरह, जो भी उनके गुण हैं, उनके गुण को देखो तो गॉट्स उनसे ज़्यादा हाइट में थोड़ी बड़ी होती है, एस उनसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, डंकी थोड़ा सा डिफरेंस है इनसे, और जेब्रा के अंदर लगभग वो पूरे डंकी होता है, बस क्लाइमेट का फ़र्क है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कई बार तो अडेप्टेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें डंकी से जेब्रा क्यों बना, क्या ज़रूरत पड़ी, तो देखिए हुआ क्या कि डंकीज, जो कुछ डंकीज जो थे वो क्लाइमेट चेंजिंग होने के कारण क्या हो गया कि वो कुछ क्लाइमेट कोल्ड रीजन में चले गए और कुछ जो थे वो हॉट रीजन के अंदर चले गए। तो जो कोल्ड रीजन के अंदर चले गए वहाँ पे क्या हुआ कि उनके अंदर थोड़े परिवर्तन आ गए। कैसा परिवर्तन? अब वैसा परिवर्तन हुआ कि इनकी बॉडी जो थी वो थोड़ी सफ़ेद टाइप होने लगी, है ना। सफ़ेद टाइप होने के बाद इनके पे ऊपर पे पट्टियाँ पाई गई। लेकिन भाई हॉर्स के अंदर क्या हुआ कि वो सिंपल नॉर्मल हमारे यहाँ के रीजन में थे, हॉट रीजन में थे, तो वो जैसे थे वैसे ही कुछ केवल इनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस आई कि ये थोड़े साइज में बड़े हो गए। अब देखिए हॉर्स और जिराफ के बीच में आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि लगभग ये दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल जीवों की जो संख्या थी लगातार बढ़ रही थी तो बढ़ते बढ़ते सारे के सारे, तो अब जितने भी हर्बीवोरस ही थे ये सारे के सारे हर्बीवोरस थे। अब ये हर्बीवोरस होने के कारण क्या हुआ था कि उस समय छोटे छोटे जीवों जो बहुत ज़्यादा भर गए थे, जिसके कारण घास जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब जब घास ख़त्म होने लगा तब क्या हुआ भाई, जिराफ ने क्या किया, धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊंचा करना स्टार्ट किया कि किसी तरह से ऊंचे पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उनसे हम पत्ते खा लें। तो खिसते 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 गर्दन में क्या हुआ, धीरे धीरे वेरिएशन आता गया, उनकी लंबाई खींचती चली गई और एक नया प्राणी बन गया जिसको हम जिराफ के रूप में जानते हैं। तो कई बार क्लाइमेटिक रीजन के कारण, कई बार
इन्वायरमेंटल रीज़न के कारण, कई कारण होते हैं वेरिएशंस के, और कई बार होता है हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होता है। कई बार जैसे देखते हो आप कि कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद, जिसको एल्ब्यूमिनो कुछ डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, तो वो कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम के कारण भी होता है। तो कई तरीके से वेरिएशन होते हैं, बाय द हेरिडिटरी प्रॉब्लम, बाय द एनवायरमेंटल रीज़न, बाय द क्लाइमेटिक रीज़न। कई तरीके से जो वेरिएशंस आते हैं वो लोगों के अंदर देखे जाते हैं। और अगर बात करें ब्रांचिंग डिजीज डिसेंट, अब जैसे देखिए इस डॉग से जयकाल भी बन गया। अब देखते हैं कि ये कुत्ता जो है, कुत्ते से आपको सियार जो दिखता है वो भी बिल्कुल सेम ही डॉग की तरह दिखने वाला होता है। फॉक्स भी बिल्कुल इसी तरह दिखता है। हाइना यानी कि जो लकड़बग्घे होते हैं वो भी बिल्कुल डॉग्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। और ये चेंजेस किस कारण है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन आई, धीरे धीरे उनके पूरे जनरेशन के अंदर वही चीज़ें देखी गई, अगले आने वाले जनरेशन के अंदर भी वही चीज़ें देखी गई, और ये देखते देखते एक इवोल्यूशन का रूप ले लिया। कैट से लेपर्ड, लेपर्ड से लॉयन, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें जो दिखेंगी एक जैसे दिखने के लिए मिलती हैं। और इन सभी के बीच में कोई ना कोई एक रिलेटिव, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। दो अलग अलग वेरिएशंस जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में रिलेशन बनाने का काम करता है। अब जैसे डायरेक्टली अगर हम बंदर से बोलें कि मंकी टू ह्यूमन बना, तो ये कहना डायरेक्ट गलत होगा, है ना। अब हाँ ठीक है, ह्यूमन बना मंकी से, लेकिन भाई इसके बीच में चिंपैंजीज भी है। चिंपैंजीज के बाद गोरिल्ला आए। गोरिल्ला जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, चिंपैंजीज जो हैं वो हमसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली मंकी बोले तो मंकी में भी बहुत सारी तरह की स्पीसीज़ हैं, तो उनको डायरेक्टली कहना कि ह्यूमन यहाँ से बने हैं ये गलत होगा। पहले मंकीज से थोड़े से वेरिएशन हुए, वेरिएशन होने के बाद गोरिल्लाज का निर्माण हुआ, फिर गोरिल्ला से चिंपैंजीज का निर्माण हुआ, और तब जाके फिर वहाँ से आदि मानवों का निर्माण हुआ, फिर आज के जो मॉडर्न ह्यूमन है। भाई अब देखो कि ह्यूमंस के अंदर भी जो आदि मानव थे, जो एंशिएंट मैन थे, और आज की जो मैन है उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, हेयर ग्रोथ के हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हेयर, पहले चूंकि हम कपड़े नहीं पहनते थे तो हमें बाहरी एटमॉस्फेयर से बचने के लिए हमारी बॉडी पे हेयर ग्रोथ पाया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हम जैसे ही हमें गर्मी फील होती है तो हम फैंस वगैरह चला लेते हैं, एसीज वगैरह चला लेते हैं, तो हमारे इन हेयर्स की अब ज़रूरत रही नहीं। तो आज की जो मॉडर्न युग के जो लोग हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि हेयर ग्रोथ उनकी कम होती चली जा रही है, और है भी तो बहुत छोटे छोटे स्पोर्ट्स लाइक हैं, मतलब इतने पतले हैं कि वो दूर से दिखाई भी नहीं देते, बहुत मतलब मिनिमाइज हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी वेरिएटिव चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि डार्विन थ्योरी जो है आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसका नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी जो है वो भी समझ में आ गया होगा। और ब्रांच डिसेंट क्या है, देखिए किस तरह से ब्रांचिंग हुई है, और ब्रांचिंग होके एक जीव से दूसरा जीव, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, और इस तरीके से वेरिएशंस ऑफ लाइफ जो देखने के लिए मिल रही हैं हमें, वो हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डार्विन का थ्योरी जो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वेरिएशंस किस तरह से हुए थे, इनके बारे में समझेंगे, और साथ ही और भी इवोल्यूशन से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।